हेलो बच्चों, कैसे हो? अभी क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया उस क्वेश्चन को। क्या दिया था क्वेश्चन? 44.8 लीटर SO3। इसके अंदर आपको क्या क्या निकालना है? मोल निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, एटम निकालना है। आपको दे क्या रखा है पहले क्वेश्चन के अंदर बताओ? वॉल्यूम। मोल निकालने के तीन तरीके बता रखे हैं, मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, और वॉल्यूम अपॉन 22.4। आपको क्या दे रखा है उसने? अरे क्या दिया है? वॉल्यूम। तो बताओ मोल निकालने का तरीका क्या हो गया? मोल निकालने का तरीका हो गया वी गैस अपॉन 22.4। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे रखा है? 44.8। वॉल्यूम नीचे कितना है? 22.4। कितना कट गया? 2। तो आपके पास मोल संख्या आ गई 2 मोल। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? Na से। तो बताओ 2 मोल से मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2Na मॉलिक्यूल्स। अब बताओ मॉलिक्यूल से एटम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? एटम बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसकी एटमिसिटी से। इसकी एटमिसिटी कितनी है? 3। ऑक्सीजन 1, सल्फर, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 2Na इंटू 4 एटम्स, यानी कि टोटल क्या आ गया आपका? 8Na एटम्स। आप चाहो तो Na की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने कई बार कहा है कंटिन्यू रखना क्लासेस को। नाना मामाओं के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, घूमने चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी क्लासेस, अपने रिकॉर्डेड वीडियो या अपने नोट्स साथ लेके जाओ। जब भी टाइम मिले उनको पढ़ो, ठीक है? बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है? जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस के लिए भी तो प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? चलो जी, हो गया यहाँ तक। अब आते हैं अपन अपने अगले हेडिंग पर। आपका अगला हेडिंग क्या है मेरे बच्चों? एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास? एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो मेरे बच्चों, नाम से ही लग रहा है रिलेटिव, यानी कि किसी के रिलेशन से। जैसे इससे ये 2 गुना भारी है, इससे ये 3 गुना भारी है, इसे कहते हैं रिलेटिव। इससे रिलेशन निकाला। तो कार्बन का मास निकालने के लिए रिलेटिव किससे लिया गया, या किसी भी एटम का मास निकालने के लिए रिलेटिव किससे लिया गया? वो लिया गया है कार्बन। किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए जो बेस या जो स्केल माना गया है, मॉडर्न स्केल जो माना गया है, वो है कार्बन। सबसे पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी गई थी हॉकी के बेस पे। हॉकी मतलब सबसे पहले दिया गई थी डेफिनेशन हाइड्रोजन के बेसिस पे। फिर उसके बाद दी गई मेरे बच्चों किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे दी गई? उसके बाद दी गई थी ऑक्सीजन के बेसिस। फिर उसके बाद दी गई कार्बन के बेसिस पे। तो ये वाली गलत क्यों हो गई? हाइड्रोजन वाली गलत क्यों हो गई? ऑक्सीजन वाली गलत क्यों हो गई? फिर कार्बन के बेस पर ही क्यों दी गई डेफिनेशन? देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो सब जानते हैं 1.0। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 16.02 हो या 0। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, 13, 14। लेकिन कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है 12.00 एग्जैक्ट एटॉमिक वेट होता है। अगर मान लेते हैं मैं किसी भी चीज को सॉल्व करूं तो बताओ कहां पर डिफेक्ट आने के या गलती आने के चांसेस ज्यादा होंगे? यहाँ पर, क्योंकि फ्रैक्शन में है, पॉइंट में। यहाँ पर ये भी पॉइंट में है, इसमें डिफेक्ट आने के चांस कम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए कार्बन 12 को ही एटॉमिक वेट का मॉडर्न स्केल माना गया है। अगर आपसे कोई पूछे
कि रिलेटिव एटॉमिक मास या कार्बन के एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन दी गई है किस किस के बेस पे दी गई है, हॉकी के बेस पे। सबसे पहले हाइड्रोजन के बेस पे, फिर ऑक्सीजन के बेस पे, और मॉडर्न जो स्केल है एटॉमिक मास का वो है कार्बन 12। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गलत क्यों हो गया? क्योंकि उनका मास फ्रैक्शन में था, और किसी भी फ्रैक्शन से कोई भी चीज को सॉल्व करते हैं या कोई आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एटॉमिक वेट निकाला कैसे जाता है, इसका निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं स्केल ऑफ एटॉमिक वेट। स्केल ऑफ एटॉमिक वेट क्या क्या है मेरे बच्चों? हो की में कार्बन कौन सा है? 12, और कार्बन 12 ही आपका क्या है? मॉडर्न स्केल ऑफ एटॉमिक वेट। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो पहले इसको कॉपी कर लो, बाद में दिखाएंगे। कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन तो खूब मिलेगा आपको, मॉडर्न स्केल ऑफ एटॉमिक वेट, खूब पेपर में भी आया हुआ है ये। देखिए, अब अपन निकालते कैसे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास? कार्बन 12, मैंने कार्बन 12 ले लिया, कितना ये बड़ा टुकड़ा ले लो, उसके टुकड़े करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, फिर मुझे कार्बन का एक एटम मिला। सर ये लो, मैंने कार्बन का एक एटम ले लिया, मैंने उससे कई और टुकड़े कर इसके, तो वो एक एटम के भी टुकड़े करता गया, उसने 12 टुकड़े कर दिए। यानी कि कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा ले लिया। इसको कैसे लिखते हैं अपन? 12वां हिस्सा कार्बन के एक एटम के मास का, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12 या C12, कुछ भी लिख दो, 6C12। 6 जानते हो नीचे कार्बन का रोल नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और 12 उसका मास नंबर होता है। ठीक है, कार्बन के एक एटम के मास का मैंने 12वां हिस्सा ले लिया। उसने कहा सर ये लो। अब मैंने इससे जो मुझे दूसरा एटम दिया, एक और एटम दिया, उसका मुझे एटॉमिक वेट निकालना है, तो मैंने कार्बन के एक एटम का जो मास लिया था ना मैंने, उससे इसको तोला। मैंने देखा ये तो 4 गुना भारी है, तो इसका मास हो गया, जैसे कोई भी एलिमेंट है एक्स, एक्स क्या लेते हो? सीधा एलिमेंट का ही नाम ले लो, अब तो उम्र हो गई तुम्हारी, एलिमेंट तो जानते ही हो। जैसे मान लेते मैंने ले लिया नाइट्रोजन, ले मान लेते मैंने ले लिया ऑक्सीजन, मान लो तो मैंने ले लिया सल्फर। ठीक है, इनका एक एटम ले लिया, एक एटम, और कार्बन के एक एटम का मैंने कौन सा हिस्सा लिया? 12वां। मैंने देखा ये कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से से 14 गुना भारी है, ये 16 गुना भारी है, ये 32 गुना भारी है, सोडियम 23 गुना भारी है। तो ये जो लिखा जा रहा है ना, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये नंबर वो इंडिकेट करता है कि कार्बन के एक एटम के मास का, कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से ये 14 गुना भारी है, ये 16 गुना भारी है। तो ये एक नंबर है। ये नंबर हमें क्या बताता है? ये नंबर बताता है कि कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा से नाइट्रोजन 14 गुना भारी है, ऑक्सीजन 16 गुना भारी। यहां तक क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखिए इसके नीचे स्टार लगा के। एटॉमिक वेट, द नंबर विच इंडिकेट, the number which indicate that the number which indicate that how many times, the mass of one element is heavier, the mass of one element is heavier as compared, the mass of one element is heavier as compared to 1 by 12th part of the mass, to 1 by 12th part of the mass of one atom of one atom of कार्बन 12, कार्बन 12।
ठीक है। अब देखिए इधर, अब इसके बारे में देखते हैं अपन ने क्या क्या लिखा हुआ है। हटा दूं इसको तो। देखिए इधर, आपने क्या लिखा है, आपने लिखा क्या है, कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12 इंटू। अब मुझे कार्बन के एक एटम का मास निकालना है। ये चीज अपन ने खूब अच्छे से पढ़ी हुई है। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मोल। वन मोल का मतलब क्या होता है, वन मोल का मतलब 1 Na। वन मोल का मतलब बताया था मैंने, 1 Na, यानी कि 1 Na, यही है ना, 1 Na का मास है, 1 Na का मास है, यानी कि मास ऑफ 1 Na। अरे ऐसा और नो, मास ऑफ 1 Na। कार्बन की बात कर रहे हैं। बताओ कार्बन का मोलर मास कितना होता है। बताया था मैंने कि मोलर मास हमेशा ग्राम में आता है। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, यानी कि 1 Na का मास, यानी कि कितने का मास, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, यही होता है ना। इतने एटम का मास है 12 ग्राम। तो मुझे एक एटम का मास निकालना है। कितने का निकालना है, एक एटम का। तो बताओ एक एटम का मास निकालने के लिए आप 12 से क्या कर, सॉरी, इससे क्या करोगे, 6.02 से डिवाइड करोगे। अरे ऐसा और नो, यानी कि ये तो पूरा आपका मोलर मास है, मोलर मास। अब मुझे निकालना है मास ऑफ वन एटम। तो एक एटम का मास निकालने के लिए, यानी कि इतने एटम का मास है 12, तो एक का निकालने के लिए मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 से, यानी कि 1 Na से। इससे 1 Na से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो आपका क्या हो गया, एक एटम का मास 12/n। अरे ऐसा और नो, तो 12 से 12 कट गया, तो आपका कितना आ गया, 1/Na। 1/Na आपसे कोई पूछे क्या होता है, 1/Na होता क्या है। अब 1/Na 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से को 1 Na कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही। 1 Na ये क्या है, मैंने एक कार्बन लिया था, उसका एक एटम निकाल लिया, उस एक एटम के भी मैंने 12 टुकड़े कर दिए, और उस 12वां जो टुकड़ा आया उसका मास जो है वो है 1/Na। अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है। उस कार्बन के एक टुकड़े के मास के 12वें हिस्से से कोई एलिमेंट कितना गुना भारी है, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक वेट कहलाता है। मेरी बात समझ में आई। 1/Na को AMU भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, AMU। जस्ट अगला हेडिंग यही, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अरे यस और नो, अब देखो उधर, 1/Na को क्या कहते हैं, AMU। तो यहां पर 12 है ना, ये 12, ये क्या है आपका 12। तो ये 1/Na पर 1/Na, तो 1/Na को क्या कह सकते हैं, AMU, एटॉमिक मास। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है। अरे क्लियर है। वापस देखिए, मोलर मास हमेशा काई में आता है, ग्राम में। काई में आता है, ग्राम में। लेकिन एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, किसी भी एक आयन का मास निकालना है तो आपको Na से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मोलर के अंदर होता है Na, यानी कि एक Na का मास है इतना, तो एक का मास कितना होगा, अपॉन Na कर दोगे। 1/Na को AMU बोलते हैं, तो 12 AMU। तो यानी कि एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास जो आएगा वो AMU में आएगा, और मोलर मास हमेशा आएगा ग्राम में। जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा कार्बन का मोलर मास बताओ 12 ग्राम, एक कार्बन एटम का मास बताओ 12 AMU। नाइट्रोजन का मोलर मास बताओ 14 ग्राम, एक नाइट्रोजन एटम का मास बताओ 14 AMU।
ऑक्सीजन एटम का मोलर मास बताओ, मोलर मास ग्राम में आएगा 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन एटम का मास बताओ 16 एएमयू। यस सर, नो सर? शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी थी, एक बार इसको कॉपी कर लो, इस पूरे को कॉपी कीजिए। तो ये ध्यान रखना है, एएमयू का मतलब ही क्या होता है, एएमयू का कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। ठीक है, उसे बोलते हैं एएमयू, या शॉर्ट में 1/Na को बोलते हैं। लिख लिया? अब हेडिंग डालिए आपका अगला, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एएम, या यूनिफाइड मास, यू, या एवोग्राम, इन सबका एक ही मतलब हो, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, या एवोग्राम। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था एएमयू किसे कहते हैं, तो सीधी सी एक डेफिनेशन तो क्या हो गई, 1/Na इज कॉल्ड एएमयू। ठीक है, एक डेफिनेशन तो लिख लीजिए, 1/Na इज कॉल्ड एएमयू। और दूसरा मैंने क्या बताया था, कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। लिखिए, इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ, इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ, इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गई। अगली लाइन से लिखिए, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एएमयू हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर 2007 में, यदि कार्बन 12 के मास को आधा कर दिया जाए तो एएमयू में क्या फर्क आएगा। कार्बन 12 के मास को आधा कर दिया जाए तो एएमयू पे क्या फर्क आएगा, तो एएमयू तो 1/n ही होता है। जैसे मान लेते हैं, आपने अभी क्या पढ़ा था, कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12 इंटू 12/Na। अरे ऐसा और नो, इसे ही तो क्या बोलते हैं अपन, एएमयू बोलते हैं। यही तो है ना, कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। तो बताओ, 12 से 12 आपका कट गया। अब वो सवाल कह रहा है, यदि कार्बन के मास को आधा कर दूं, तो यानी कि 12 की जगह कितना कर दूं, 6, तो ये भी तो 12 की जगह 6 होगा। अब बताओ, काटो तुम्हारा, 6 से 6 कट गया, तो 1/Na, यानी कि एएमयू तो यूं ही का यूं ही रहा। मास में बदलने से कोई फर्क नहीं आता है, मास बदलने से कोई फर्क नहीं आता है। एएमयू की वैल्यू कब बदलेगी, जब मैं एनए को बदल दूं। अरे ऐसा और आप चाहो तो इसकी वैल्यू लिखो 1/Na, एनए की जगह क्या लिखोगे बताओ, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसको डिवाइड करो तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो मास की बात कर रहे हैं, ये आपके एक एएमयू की वैल्यू है, जो आपको याद भी रख सॉल्व करनी पड़ेगी। एक एएमयू कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब एक क्वेश्चन लिखो, if the mass of, if the mass of carbon 12 atom becomes half, if the mass of carbon 12 atom becomes half, then then what would be the change in AMU, then what would be the change in AMU, what would be the change in AMU। तो आंसर क्या आएगा, नो चेंज, नो चेंज। अब इसको कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं,
व्हाट वुड बी चेंज इन AMU? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आंसर क्या आएगा? आंसर नो चेंज। तो नो चेंज इन AMU। बताओ मास से कोई चेंज होगा क्या? कितना ही मास कर दो आप, कितना ही, तो 12 को चाहे 10 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, आधा कर दो, चौथाई कर दो, ये तो कट जाएगा। AMU में चेंज तभी आएगा। AMU मतलब ये वाली डिजिट कब बदलेगी? जब किसको बदल दें? 6.0 को। तो इसकी जगह मान लो मैं 5.02 कर दूं, इसकी जगह मान लो 12 कर दूं, इसकी जगह 18 कर दूं, तो ये बदल जाएगा। तो AMU तभी चेंज होता है जब Na की वैल्यू चेंज होती है। लिख लो आप तो चाहे इस लाइन को, AMU इज चेंज्ड AMU is changed when the value of Na is changed. AMU is changed when the value of Na is changed. Is that clear? शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इधर, अब मैंने जितना भी पढ़ाया उसके अंदर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है बस। मोलर मास हमेशा कहीं में आता है? ग्राम में। एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा कहीं में आता है? AMU में। AMU क्या होता है? 1/Na। या और भी अच्छे से ढंग से बोले तो AMU क्या होता है? कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे 2-4 चीजें पूछी, जैसे क्वेश्चन ही बना दी। आपसे कहा भाई जी, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और मैंने सवाल दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। मान लो मैंने एक और दिया एटमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब ढंग से समझो इसको पूरी तमीज के साथ। देखो, मोलर मास, मोलर मास मतलब एक मोल का मास। मोलर मास हमेशा ग्राम में आता है। और ऑक्सीजन का क्या है? मॉलिक्यूल, तो मतलब ये O2 है। ऑक्सीजन एटम होता तो O होता। तो बताओ इसका मास कितना लिखोगे? 32 ग्राम। अब क्या कह रहा है? ग्राम मॉलिक्यूलर, तो ग्राम मॉलिक्यूल बताया था ना मैंने, ग्राम एटम, ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, सबका मतलब क्या होता है? मोल। यानी कि ये भी एक मोल का मास है। मॉलिक्यूल है तो ये भी क्या है तुम्हारा? बताओ, मॉलिक्यूल है तो ये भी तुम्हारा O2 है। अरे और नो, तो ये भी कितना आएगा आपका? 32। एटमिक वेट या एटमिक मास, तो ये क्या हो गया आपका? एक एटम का मास है। और एटमिक बोल रहा है तो O2 लिखोगे कि O लिखोगे? O। तो एक एटम का मास है, तो एक एटम का मास बताओ 16 ग्राम लिखोगे कि 16 AMU लिखोगे? 16 AMU। मेरी बात समझ में आ रही? अब बताओ 16 AMU को बोल के बताओ क्या लिखोगे? AMU के बारे में मैंने बताया था ना, AMU कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा है ना। तो क्या मैं इस लाइन को यूं बोल सकता हूं क्या? AMU से 16 गुना भारी है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास AMU से 16 गुना भारी है। यानी कि कार्बन के एक एटम के मास से 16 गुना भारी है। तो भैया जब ये लैंग्वेज में आएगा ना तो तोते उड़ा देगा तुम्हारे। लैंग्वेज ध्यान रखना इसकी बस, वो लैंग्वेज में फंसाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज हैवियर than that of 1/12 part of mass of one atom of carbon 12। यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कार्बन के एक एटम के मास से 16 टाइम ज्यादा है। अब बताओ नाइट्रोजन 14 के लिए क्या बोलोगे?
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 एएमयू लिखोगे ना एक एटम का, तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज heavier 14 टाइम देन दैट ऑफ मास ऑफ 1/12 या 12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, है ना? कार्बन एटम के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से नाइट्रोजन का एक एटम 14 गुना बड़ा। चलो बताओ, सल्फर के लिए क्या लिखोगे? 32 एएमयू, यानी कि कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से 32 गुना भारी है। तभी तो देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखो, अभी देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज द नंबर। एटॉमिक मास क्या है? एक नंबर है। इट इज द नंबर विच इंडिकेट दैट, जो बताता है कि ये कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से कितना हुआ। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी, कॉपी करो। अब देखो अपन ने दो चीजें पढ़ ली, मोलर मास हमेशा ग्राम में आएगा, एक एटम का एक मौलिक एक का जब भी पूछे आंसर एएमयू में, क्योंकि एक का निकालने के लिए अपन एनए से डिवाइड कर देते, और 1/एनए को क्या बोलते हैं? एएमयू। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ले लो। अब आता है आपका अगला हिस्सा, अगला हेडिंग, एक्चुअल मास क्या है? क्या मेरे बच्चों? एक्चुअल मास। देखिए इधर, एक्चुअल मास की मैं दो डेफिनेशन बता देता हूं। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एएमयू इनटू ग्राम is called is called actual mass, is called actual mass। यानी कि एएमयू हटा के ग्राम लगा दो, और अपन ने अभी एक एएमयू की वैल्यू पढ़ी है, एक एएमयू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे यस और नो? यानी कि आपको एएमयू हटा के ग्राम लिखाना है, वही आपका एक्चुअल मास आता है। या मैं यूं कहूं, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्चुअल मास। तो पहले एक्चुअल मास की ये वाली डेफिनेशन लिखिए, कन्वर्जन ऑफ एएमयू इनटू ग्राम इज कॉल्ड एक्चुअल मास। एक और लिख देता हूं, दूसरी डेफिनेशन देखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इनटू ग्राम इज कॉल्ड एक्चुअल मास। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लिए। हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो इसका, एक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, जो आप लिख रहे हो बोर्ड, ये वाला। मैं 3-4 लिख देता हूं। फाइंड द फॉलोइंग। ए, मोलर मास ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 की जगह मैं क्लोरीन लिख देता हूं, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन आवे। ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। दूसरा, मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, और भी बढ़िया लो, मॉलिक्यूलर
मास ऑफ क्लोरीन। एक और लो, एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन। सबसे पहले तो आपको समझना है पूछा क्या है, मोलर मास। तो आंसर काहे में आएगा, इन। मोलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, तो आंसर काहे में आएगा, इन एएमयू। एक्चुअल मास तो मैंने बताई था, एएमयू को काहे में बदलना है, ग्राम में। काहे में आएगा, इन ग्राम। ठीक है, ये आपका मोलर मतलब एक मोल का मास जो ग्राम में लिखना है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी कि Cl2 का। एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 2, 71 ग्राम हो गया। अरे यस और नो, 71 ग्राम। अब ये भी मॉलिक्यूल ही तो है, मॉलिक्यूल तो क्या होता है, Cl2। और एटम जो होता है अकेला, तो इसको तो क्या बोलते हैं, ये तो क्या है मेरे बच्चों, एटम। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल। और मान लेते हैं मैं इससे कोई और एटम जोड़ दूं, तो ये आपका कहलाएगा कंपाउंड। अकेला है, कुंवारा, तो एटम है। शादी हो गई तो मॉलिक्यूल बन गया। बच्चे हो गए तो कंपाउंड बन गया। शादी कितनी भी हो सकती है, वो जरूरी थोड़ी है शादी दो ही हो। ठीक है, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यूं लिख देता हूं इसको। ठीक है, ये एटम हो गया, और लो बढ़ा के ढंग से ही लिख देता हूं। जैसे आपसे कहा मैंने, हाइड्रोजन या क्लोरीन या नाइट्रोजन, कुंवारे हैं सारे के सारे, किसी की शादी नहीं हुई तो ये एटम है। अब मान लो शादी करा दी, H2 करा दिया, Cl2 करा दी, N2 करा दी, या ओजोन करा दी, या P4 करा दी, या S8 करा दी। को जरूरी थोड़ी दो ही शादी करे, हो सकता है वो तीन भी कर ले, चार भी कर ले। एक जैसे एटम है, एक जैसे एटम से बनता है, तो वो कहलाता है मौलिक। अब इनकी औलादे हो गई, जैसे H2O बन गया, Cl2O7 बन गया। मेरी बात समझ में आ रही, H2SO4 बन गया। तो अलग अलग एलिमेंट अगर आ जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है कंपाउंड। अरे ऐसा और ना, कुंवारा एटम, शादी हो गई मॉलिक्यूल, औलाद हो गई कंपाउंड। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है। मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, आंसर आएगा ग्राम में। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 71 ग्राम की एएमयू। एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का मास एएमयू में है। एक्चुअल मास का मतलब क्या होता है, एएमयू हटा के ग्राम लगाना है। क्लोरीन है, क्या है ये, क्लोरीन। अब अपन फंस गए कि साहब मुझे क्लोरीन के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। क्लोरीन के बारे में, ये एटम है, कहां लिखा है इसने, एटम मानू कि मॉलिक्यूल मानू। अगर कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं कहे तो गैस मान के, यानी कि मॉलिक्यूल मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हाइड्रोजन, H लिखते हो, H2 लिखते हो, H2। ऑक्सीजन, O2 लिखते हो। ऑक्सीजन गैस, O2 लिखते हो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 लिखते हो। ऑक्सीजन एटम कहे तो O लिखते हो। अगर कुछ नहीं कहे तो मॉलिक्यूल मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप क्या लिखोगे, 71 AMU। एक मॉलिक्यूल का मास, तो आपको यहाँ AMU नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने AMU लिख दिया तो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। एक्चुअल में आपको AMU हटाना है, और AMU की जगह आपको क्या लिखना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसका एक्चुअल मास। आ गया होगा समझ में, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हो गया। अब जैसे एक और सवाल लिख देता हूं मैं इसी के नीचे। एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ, अब मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या लिखूं, ओ की O2, कुछ नहीं बोल रहा तो मॉलिक्यूल ही O2। तो क्या लिखोगे आप बताओ, O2 का 16 दूना 32, 32 AMU, तो मुझे AMU को हटाना पड़ेगा।
एएमयू की जगह क्या लिखोगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, अभी एक साथ ही नोट कर लेना, एक साथ कॉपी कर लेना। फाइंड द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम ऑफ कॉपर। और आपको पेपर वाला कह रहा है मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5। मेरे से सवाल में क्या कह रहा है, द मास ऑफ इतने एटम कार्बन का मास बताना है, मास बता। तो सबसे पहला काम तो आप मोल निकाल दो। मोल निकालने के तरीके मैंने तीन बताए थे, मास बाय नंबर, वी गैस अपॉन 22.4। तो आपको नंबर दे रखे तो आप क्या लिखोगे, नंबर बाय नंबर, एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 21, और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये कट गया, ये कट कर कितना आ गया आपके पास 10 की पावर -2 मोल। मोल का पता लग गया। लेकिन मेरे से मोल पूछा है कि मास पूछा है, तो क्या मोल और मास में कोई रिलेशन होता है क्या? मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। मेरे से मास पूछ रहा है कि मोलर मास पूछ रहा है? मेरे से मास पूछ रहा है ना, फाइंड द मास। तो बताओ मास बराबर आप कैसे लिखोगे, मास बराबर एन इंटू मोलर मास, कैपिटल एम। अरे यस सर, नो सर, क्या आपको सवाल में मोल संख्या का पता लग गया क्या? क्वेश्चन में बताओ, सब मोल का पता लग गया ना, 10 की पावर -2 मोल है। तो मोलर मास कितना है कॉपर का? कॉपर का मोलर मास ये रहा साहब, कॉपर का 63.5। ये आपका आंसर आ गया। अरे यस सर, नो सर, इज दैट क्लियर? आपने पहले मोल निकाल लिए, कितने मोल आ गए। अरे यस और नो, फिर आपने मास निकाल लिया, मोल इंटू मोलर मास करके। कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फॉलोइंग फॉर 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये चीजें निकालनी है। ए मास, बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सी नंबर ऑफ एटम्स, डी वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी। वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी। इज दैट क्लियर? पहला सवाल उसने आपसे क्या पूछा है, मास। सवाल गया बाढ़ में। पहले तो ये देखो दिया क्या है, उसने दिया है आधा ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है आधा मोल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो O2, यानी कि आधा मोल O2 है। क्या है? आधा मोल O2। मोल दे रखा है उसने, आपको मास निकालना है। जस्ट अभी पढ़ा था मोल और मास में क्या रिलेशन। तो बताओ इससे आपको मास मिल जाएगा क्या? ये मास, मास ही पूछ रहे हैं ना पहले में, तो मास बराबर कितना हो गया बताओ, मोल इंटू मोलर मास, यानी कि एन इंटू एम। क्या आपके पास मोल है क्या? मोल, मोल कितना है बताओ, आधा मोल। मोलर मास O2, O2, O2 का मोलर मास कितना हो गया, 16 दूना 32। अरे 32 हो गया ना, तो 32/2, यानी कि कितना हो गया 16। अब 16 में भी क्या लिखोगे, ग्राम, क्योंकि आधे मोल का मास पूछ रहा है, तो 16 ग्राम। तो ऐसे बुद्धि लगा लो ना यार, एक मोल का मास कितना होता है O2 का, एक मोल का होता है 32 ग्राम। तो आधे मोल का कितना हो जाएगा, आधा हो गया ना।
भाई O2 का मोलर मास कितना होता है? 16 दूना 32, तो आधे का पूछ रहा है तो 16 ग्राम हो गया, लेकिन मैंने निकाल के बता दिया आपको। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल। तो तुम्हें अच्छे से पता है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आधा मोल O2 दे रखा है। तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na से। तो आप क्या लिखोगे बताओ? 1/2 Na मॉलिक्यूल। आप चाहो तो Na की जगह क्या लिख सकते हो? 6.02 इंटू 10⁻23 बटा 2, यानी कि 3.01 इंटू 10⁻23 जूल। अरे ऐसा और ना, मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है तो बस Na लिख दो, Na/2 मॉलिक्यूल। अब एटम निकालना है। अब बताओ, आपको मॉलिक्यूल तो पता लग गए, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए अभी बताया था मैंने, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, एटम की संख्या से। बताओ कितने एटम है इसके अंदर? दो। तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूल को एटम में बदलो, यानी कि Na/2 तो मॉलिक्यूल है, एटम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? दो से। तो दो से दो आपका कट गया, तो यानी कि Na एटम आ गए। Na एटम को क्या भी लिख सकते हो? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अरे ऐसा और ना, ठीक है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। अपन दिमाग लगाओ, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना बताया था मैंने? 22.4 लीटर। एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 है, तो आधे मोल का कितना होगा? एक का 22.4 है, तो आधे का 11.2 हो गया। आप चाहो तो निकाल लो। मोल और वॉल्यूम का कोई रिलेशन बताया था क्या? मोल और वॉल्यूम का वी गैस अपॉन 22.4। मेरे से वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो यानी कि वी गैस बराबर कितना हो गया बताओ? वी गैस बराबर एन इंटू 22.4। एन यानी मोल कितने दे रखे सवाल में? आधा। तो 22.4 कटकर कितना आएगा आपका? 11.2 लीटर। इतना करने के बजाय सीधा सा ही बुद्धि लगाओ, बुद्धि तेज करो। ऐसे सवाल बड़े बड़े नहीं करने हैं, वो तो मैं बता रहा हूं। सोचा करो कि साहब आधा ग्राम मोलिक्यूल मतलब आधा मोल के बारे में बात कर रहा है। आधा मोल, तो अपन को एक मोल का पता है। ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो आधे का कितना हो गया? 16 ग्राम। आधा मोल है, इसको मॉलिक्यूल में बदलना है, तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 Na आ गया। एटम बनाना है, तो मॉलिक्यूल को एटम में बनाने के लिए एटम की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 Na मॉलिक्यूल है, और एटम कितने हैं इसके अंदर? दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 Na इंटू। वॉल्यूम अपन जानते हैं, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो आधे मोल का कितना हो जाएगा? 11.2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए, कॉपी। कॉपी कर लू? हो गया? एक और क्वेश्चन लास्ट, ये आपको कल करके लाना है। कर लिया? एक क्वेश्चन जो आपको कल करके लेके आना है। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ H2O, प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ H2O हैविंग मास 1 हैविंग मास 1.8 ग्राम। यानी कि पानी की एक ड्रॉप है जिसका मास 1.8 ग्राम है, उसके अंदर आपको एटम निकालने हैं। तो पता ही लग गया होगा, एटम निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल निकालो, फिर एटम निकालो। इज दैट क्लियर? ठीक है।
अगली बार देखेंगे इसको, कॉपी करो एक बार इसको, सॉल्व करो, फिर देखेंगे।